हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 3 टीएस ग्रीवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रीवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। एक बात ध्यान रखना, अगर इस साइड पर इंफॉर्मेशन लिखी है तो ये लाइबिलिटीज नहीं है, और इस साइड पर जो इंफॉर्मेशन है ये एसेट नहीं है, ये जम्बल्ड है। तो आपको खुद ध्यान लगा करके अपने आप ध्यान से करना है कि कौन सी एसेट और कौन सी लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या? एक तो लॉन्ग टर्म डेट्स और दूसरा शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए हम लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स या कोई बैंक का लोन। तो क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है 4,20,000। दूसरा क्या कोई प्रोविजन है? हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1,40,000। तो ये दोनों मिलकर के आपके पास आ गई लॉन्ग टर्म डेट्स 5,60,000। एक चीज तो आ गई, दूसरी चीज चाहिए आपको शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए आपके पास शेयर कैपिटल नहीं दी, ना ही रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए, तो कैसे निकालोगे? जाना तो है ही ना अपनी मंजिल तक, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी आपको ही ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले देखो, आपको एसेट्स का काफी कुछ दिया हुआ है। एसेट्स के आपके पास नॉन करंट एसेट भी है और करंट एसेट्स भी हैं। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें, नॉन करंट और करंट एसेट, तो क्या बन जाती है? टोटल एसेट। टोटल एसेट के लिए हम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,40,000, लेकिन यहां पर लिखा है डेप्रिसिएशन। ये जब ग्रोस लिखा है इसका मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, ये कॉस्ट है। ये जो आपकी एसेट है ये कॉस्ट पर है 8,40,000। जो पूरे टाइम का इसका डेप्रिसिएशन है वो आपको अलग से दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लास 11 का याद आ गया होगा। तो आपको ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना है टोटल एसेट लेते हुए। तो 7 लाख आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गई। वैसे भी हम एसेट्स में से माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन, जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, आपने ध्यान से बनाया भी है। हमेशा एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो 7 लाख आपकी आ गई एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 14,000, वो भी तो आपकी इसी का हिस्सा है। 14,000 इसी में ही प्लस कर दो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी आपको इसी में ही प्लस करना है 56,000। तो ये तो हो गई आपकी नॉन करेंट एसेट। इसके बाद करंट एसेट आपको अलग से दी है 3,50,000, 3.5 लाख रुपए। तो इन सभी का टोटल कर दोगे तो आपके पास आ गई टोटल एसेट्स 11,20,000। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जितनी एसेट होती है उतनी लाइबिलिटीज होती है, तभी हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो इसका मतलब जितनी एसेट है उतनी लाइबिलिटीज है, तो 11,20,000, 11,20,000 की आपकी टोटल लाइबिलिटीज भी है। यहां तक पहुंच गए टोटल लाइबिलिटीज तक। अब टोटल लाइबिलिटीज से हमें पहुंचना है शेयर होल्डर्स फंड तक। तो यहां पर देखो टोटल लाइबिलिटीज में आपके क्या क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इन सभी को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल लाइबिलिटीज। तो हमारे पास क्या क्या है टोटल लाइबिलिटीज में? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इन तीनों को जोड़ने पर टोटल लाइबिलिटीज आता है। हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड तक पहुंचने के लिए टोटल लाइबिलिटीज है 11,20,000। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स आपकी इन दोनों को चीजों को मिलाकर आपने बनाई है 4,20,000 और 1,40,000, 5,60,000। तो इसको माइनस कर दो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज माइनस होगी। करंट लाइबिलिटीज को भी माइनस कर दो, 2,80,000 जो कि आपको दिया है। टोटल लाइबिलिटीज में से इन दो चीजों को हटा दोगे तो आपके पास शेयर होल्डर्स फंड बच जाएगा। हमने वही किया, 11,20,000 में से इन दोनों चीजों को माइनस किया, तो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड 2,80,000 है। दोनों चीज अब आपके पास आ गई। हमने अपना रास्ता बनाया, मंजिल तक पहुंच गए। अब हमें रेशो निकालनी है। तो पहले आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स है 5,60,000, उसको लिखो।
जैसा कि पहले डेट लिखा है तो डेट को ऊपर लिखो, और इक्विटी बाद में लिखा है तो इक्विटी नीचे आएगा। 2,80,000 इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, दोनों चीजें आ गई। रेशो निकालो, इसी को ही आपको डिवाइजर बनाना है, जो डिनोमिनेटर है इसी से ही आपको इससे डिवाइड करना है। तो 2:1 आपकी रेशो आ गई। आपकी डेट इक्विटी रेशो, आइडल रेशो क्या है? 2:1। डेंजर पॉइंट, इससे ज्यादा हुआ तो आपकी कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं। अगर इस तक है तो ठीक है, क्वाइट गुड है। इससे नीचे जाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। तो जितनी बोरोइंग्स कम होंगी और ओनर का पैसा जितना होगा लगा, उतना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो फाइनेंशियल कॉस्ट का खर्चा है वो कम होगा, उसके ऊपर बर्डन बोरोइंग्स को पे करने की कम होगी। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मिसिंग वैल्यू कैसे निकालें, कैसे रास्ता बनाएं, सब कुछ समझ में आता जा रहा है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।